स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में, जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चीज़ों को। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। सभी ओजांकियन को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो, इस सफ़र के लिए हम तैयार हैं और हम लोग अगर शुरुआत करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली एक ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की हम शुरुआत करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुड आफ्टरनून आप सभी ओजांकियन को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है एंथुजियास्टिक तरीके से अपना काम करेंगे। और हम लोग जो है वो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम की शुरुआत जब करते हैं, हमें पता है कि हमारा एनसीईआरटी आंदोलन बैच है, और एनसीईआरटी आंदोलन बैच की आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक बेसिक, जहां पर ये ओपन क्लास है सभी के लिए। इसका कारण ये है कि एनसीईआरटीज कैसे हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन या स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सबसे बड़ी बात है, हमसे गलती कहाँ होती है इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में, हमें रिसर्च कैसे करना होता है, यूपीएससी अपने क्वेश्चन को ओरिएंट कैसे करके रखती है, कैसे हमें एक एनसीईआरटी को बेस बनाकर, चूंकि वो एक लर्निंग बुक है, वो एक सिखाने वाली किताब है, तो कैसे हम उसकी वजह से अपना जो एक प्रशासनिक अभियोग्यता यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड है उसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न लगातार आपके दिमाग में आते होंगे, आपके दिमाग में चलते होंगे। तो आज मैं लगातार यही कोशिश करूंगा सबसे पहले कि एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट देते हैं, आपके दिमाग में मिथ क्या होते हैं एनसीईआरटीज को लेकर, और इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है, और इंफॉर्मेशन को नॉलेज में परिवर्तित करने की यानी ज्ञान में परिवर्तित करने की क्या महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं, क्या उसके स्ट्रेटजीज होती हैं। और एनसीईआरटी में बार बार मैं एक वर्ड यूज करता हूं, बीटीएल। बीटीएल क्या होता है मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा आज की क्लास में कि एग्जैक्टली एग्जामिनेशन के हिसाब से बीटीएल क्या होता है, बीटीएल आप कैसे डेवलप कर सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। और अगर हम बीटीएल डेवलप नहीं करते हैं तो एनसीईआरटी कैसे हमारी असफलता का भी कारण बन जाता है। जी हां, मैंने कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो अब सामने भी नहीं आते। उन्होंने बहुत 2 साल 3 साल पहले कहा था बड़े अभिमान से कि अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, लेकिन 3 साल से उनका प्री नहीं निकला। उनसे ऐसी क्या मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से वो प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी डेवलप नहीं कर पाए। और एनसीईआरटी अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर बैठे, अगर हम एनसीईआरटी को गलत तरीके से देखते हैं या किसी भी किताब को, तो हमारी सक्सेस से वो हमें कितनी दूर ले जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। और यही चीजें आज जो मिथ है इसको लेकर वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास एक सर्च लाइट क्लास मैं कह सकता हूं। सर्च लाइट का मतलब होता है कि जब आप बहुत घना अंधेरा हो तो सर्च लाइट आपको उस अंधेरे में रोशनी का एक रास्ता दिखाती है, एक पथ, आपको किधर जाना है वो पता चल जाता है। तो जो सर्च लाइट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जिनको भी मेरे साथ पढ़ने का अनुभव है, मैं उम्मीद करूंगा कि आज मेरे ओजांकियंस जिनको मैं ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं या ओजांकियंस जो हैं वो आज मेरे साथ इस क्लास में जरूर होंगे। मैंने उनको इन्वाइट किया था क्योंकि उनके लिए भी प्री में गुगली कहां से पड़ती है और प्री में कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, और आपको प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा। और आपको दिखाऊंगा कि हिडन क्वेश्चंस कैसे होते हैं, यूपीएससी एक नया सिस्टम कैसे डेवलप कर रहा है। 3 तरह के पैटर्न्स डेवलप किए हैं उसने, और आपको मैं दिखाऊंगा कि वो 3 तरह के पैटर्न क्या क्या हैं। तो ये क्यूरोसिटी आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ने का नजरिया, एनसीईआरटी पे अपनी मास्टरी करने का नजरिया आज आपका बिल्कुल बदल जाएगा। और ये सिर्फ एनसीईआरटी से मतलब नहीं है, मतलब है कि मेरा क्वेश्चन कहां से आ रहा है, मेरे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, ये पूरा का पूरा फेनोमेनन आज मैं आपको बदलकर दिखाऊंगा, राइट। लेकिन जैसा कि नियम है कि सबसे पहले अपने माइंडसेट को कूल और काम करिए कि मुझे सीखना है। इस क्लास में आप क्यों आए हैं? इस क्लास में आप सीखने के लिए आए हैं। सीखना, सुनना, पढ़ना, ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। सो वी आर हेयर टू लर्न। और लर्निंग के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करके अपने टीचर की बात को इमेजिन करना है, समझना है कि फ्लो कैसे चल रहा है और हमें फ्लो के साथ क्या एक नई चीजें जाननी है। बहुत संभव है कि आप इसमें से कई चीजें पहले भी जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो है मैं हर अपनी क्लास में कुछ आश्चर्य जरूर क्रिएट करता हूं, और आज भी मैं वही काम करने जा रहा हूं। आपको कुछ नई चीजों के साथ जोड़ूंगा और आपको कुछ फंडामेंटल सिखाऊंगा कि जब आपके सामने कोई बुक या कोई भी चीज हो तो उसमें से आप 5 प्रॉपर्टीज कैसे निकाल सकते हैं, और ये 5 प्रॉपर्टी में ही प्री के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे बनाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी रेडी हैं आज की क्लास के लिए, और इस महान शुरुआत को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू आप सभी का। और जितने भी हमारे बच्चे जिनको मैं ज्योग्राफी पहले पढ़ा चुका हूं, आज वो देखेंगे कि मेरे पढ़ाए गए जो सेगमेंट्स हैं उसमें से किस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन आए, और जिस तरह से मैं उनको एक ब्रॉडर
एस्पेक्ट्स में ले जाकर पढ़ाने की कोशिश करता था, या वहां पर उनको कोर कॉन्सेप्ट में जब मैं अटैच करता था उसके उनको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं आज जरूर चाहूंगा कि स्पेशली जो मेरे जो है वो मेरा जो प्रीवियस बैच रहा है उसके बच्चे आज जरूर मुझे सुने और देखें, और उनके सामने आज मैं कुछ पजल बेस्ड क्वेश्चन डालूंगा और देखूंगा कि वो क्वेश्चन वो कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं या नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, उनको मेरे कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे हैं कि नहीं याद आ रहे हैं, राइट। तो मैं चाहूंगा कि वो लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं वो भी इसके साथ समझें कि जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो, एनसीईआरटी कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, बल्क है बहुत बड़ा, ये आपको बना भी सकता है, आपको खत्म भी कर सकता है। तो दोनों, क्योंकि टाइम आपका जो है वो इन्वेस्ट हो जाएगा, एक बार वो गलत तरीके से इन्वेस्ट हो, आपने किसी गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, कल को वो पता चला कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी या किसी की कब्जे की प्रॉपर्टी, आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। यहां पर भी सेम ऐसा ही है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हो, और दुनिया में कोई भी चीज आप कमा लें, आप टाइम कभी नहीं कमा सकते, इस बात को याद रखिएगा। टाइम इज एवरीथिंग। तो अगर वो टाइम मेरा गलत कहीं इन्वेस्ट हो गया तो फिर वो मेरे पूरे करियर को खा जाएगा, एक ऐसा दाग लगा देगा जिससे बहुत से लोग रिकवर ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक दो अटेम्प्ट के बाद आपकी एनर्जी जो होती है इतनी डाउन हो जाती है कि बहुत विरले लोग जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को 2-3 अटेम्प्ट के बाद जिंदा रख पाते हैं, या जिनके पास बहुत ही हाई लेवल मोटिवेशन होता है वही केवल अपने आप को अगले के लिए पुश कर पाते हैं। नहीं तो मैंने देखा है कि जो बहुत बड़ी जो आबादी है, जो पॉपुलेशन इसमें तैयारी कर रही है, वो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के बाद वो सेटल हो जाती है, फिर वो अन्य विकल्प ढूंढ के अपने आप को वो सेटल कर लेते हैं, समाज के दबाव का सामना नहीं कर पाते हैं, अपने ही जो है फेलियर का सामना नहीं कर पाते और वो खत्म हो जाते। मैं नहीं चाहता ऐसा किसी के साथ हो, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और इसको सही तरीके से समझते हैं कि हमें चीजों को कैसे जो है वो करना है और कैसे लेकर हमें आगे आना है। लेट्स स्टार्ट, हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं। एंड नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ जाते हैं और अब एनसीईआरटी के स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं। क्या चीज मुझे चाहिए? मुझे सबसे पहले आपसे एक व्हाइट पेपर चाहिए, कॉपी आपकी व्हाइट पेपर फॉर्मेट में हो, ठीक है, यानी इस तरह के फॉर्मेट में हो। आप जो है वो हॉरिजेंटल यानी कि जो है वो जो लैंडस्केप फॉर्म में पेपर यूज करेंगे, 1-2 कलर का पेन, और मेरे साथ आज जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं उस तरह से आपको एनसीईआरटी की पढ़ने की धारणा हमेशा के लिए आपको बदल जाएगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। आप जिसको इंफॉर्मेटिव बेस समझते हैं वो बेसिकली इंफॉर्मेटिव बेस बुक है ही नहीं है। अगर आप इसको इंफॉर्मेटिव बेस पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसमें रिसर्च और बीटीएल को स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो आप कभी भी एनसीईआरटी से उसका आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। यही रीजन होता है कि मेरे ख्याल से अगर 15 से 20 लाख बच्चे हर साल, अगर सीरियस बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, हर साल वो मूड बनाते हैं, तो उन सभी के पास एनसीईआरटी कॉमनली होती है, सबके कमरे में पाई जाती है, कोई किसी के रूम में क्रक्स पाई जाती है, किसी में जो है वो एनसीईआरटीज पाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें से बहुत कम बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटीज को सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं, यूज करना जानते हैं, अप्लाई करना जानते हैं और प्री को वो क्वालिफाई कर पाते हैं। यानी ये किताब होती सबके पास है, इसको पढ़ने का तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एनसीईआरटीज को अपने लिए यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, और एक चीज तो तय है कि आप प्री में कभी भी डावाडोल नहीं होंगे, आपके लिए प्री बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज पूरी जो मेरा आज की क्लास है ओरिएंटेशन की पहली क्लास, इसमें ध्यान रखिएगा इंफॉर्मेशन और नॉलेज, ये 2 शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा। इंफॉर्मेशन और नॉलेज की बीच की अंतर आपको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन बेस पे अगर आप टंगे रह गए तो आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपका पैसा तीनों वेस्ट होगा। इंफॉर्मेशन को नॉलेज के साथ इंटरलिंक कैसे करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आज हम वही करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी तैयार हैं बहुत अच्छी तरीके से, और अब हम लोग अपने माइंडसेट को इसके साथ लेकर चलेंगे। जितने बच्चों को मैं ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं उनका आज टेस्टिंग भी है, ठीक है, वो क्वेश्चंस को देखेंगे और बताएंगे। ध्यान रहे कि जो क्वेश्चंस हैं उसके पीडीएफ आपको उस क्लास के नीचे के लिंक में मिल जाएंगे, या मैं अपने टेलीग्राम जो ग्रुप में उसको शेयर भी कर दूंगा आप सभी के लिए, तो वो भी लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट इट, हम लोग जो है शुरू करते हैं और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले Now start it with the 1 by 1। जो भी हमारे बिगिनर हैं, मैं इससे पहले भी इसकी क्लास एक ले चुका हूं, दोबारा मैं इसके बारे में एक बेसिक चीज आपको बताने जा रहा हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी आंदोलन में, ठीक है। आंदोलन, आंदोलन का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है जब मास को लेकर चलते हैं और हम किसी बहुत बड़ी धारणा को बदलना चाहते हैं। जैसे डांडी का, अगर गांधी के डांडी मार्च की बात करें तो अंग्रेजों की इस धारणा को कि वो नमक के ऊपर कर लगाते हैं या भारतीयों को छोटी छोटी चीजों पर दबा सकते हैं, वो उसकी बात का एक सांकेतिक विरोध था। तो आंदोलन का मतलब होता है कि जब इस प्रथा को, यानी कि इंफॉर्मेशन से निकलकर नॉलेज की तरफ बनाने की बात कर रहे हैं, जब हम अपना टाइम सेव करते हुए एक बहुत बड़े डर का सामना करने जा रहे हैं। पहले यह लगता था कि भाई अंग्रेज जो है बहुत ताकतवर हैं, ये हमें दबन कर देंगे, लेकिन एक आता है व्यक्ति लाठी लेकर दुबला पतला और भारत में वो एक मूवमेंट को खड़ा कर देता है, भारत में एक आंदोलन को खड़ा कर देता है। तो यहां इसका मतलब है ये केवल गांधी का चमत्कार नहीं था, ये गांधी ने जो सोचा वो जनमानस तक पहुंचा दिया कि भाई मैं ये सोच रहा हूं, आजादी ये होती है, आप ब्रिटिश आपके दुश्मन है, लेकिन हम
हमको इस तरह से आजादी लेनी, हमें आजादी लेने के साथ साथ हमें अपने राष्ट्र का निर्माण भी करना है, हमें अपनी कंट्री का जो है वो क्या करना है, एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, और साथ ही साथ हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी बनाए रखना है, हमें आत्मनिर्भर भी होना है। तो बहुत सी चीजों को गांधी ने जो है वो एक पिरोया और लोगों ने उस बात को समझा। लोग जब जाकर खड़े हुए तब गांधी के पीछे असली ताकत आई, यानी जन की भागीदारी। तो आंदोलन शब्द मैंने इसलिए इसका नाम रखा, बहुत लोगों ने सोचा इसका नाम एनसीईआरटी आंदोलन क्यों रखा। इसका मतलब था एक आंदोलन, यानी कि मास मूवमेंट क्रिएट करना। मास के अंदर बहुत बड़ा फियर है। स्टूडेंट मैंने देखा है, खासतौर पे हिंदी मीडियम से मैं स्पेशली कहूंगा, वो साल 1.5 साल का समय, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, बच्चों से मिला हूं, बात कर रहा हूं, कई स्टूडेंट बड़े अभिमान में मेरे सामने इस तरह बोल पे गए, साल 1.5 साल का समय सिर्फ वो एनसीईआरटी पढ़ने में निकाल देते हैं, और यही जो 1.5 साल होते हैं वो इनकी एनर्जी का सबसे पीक पॉइंट होता है। इसके बाद वो एनर्जी कभी वापस नहीं आती। जिस दिन आप घर से निकलकर मुखर्जी नगर या करोल बाग में पहुंचते हैं, या जो आप तैयारी करना शुरू करते हैं, वो साल 1.5 साल, आप मुझे एक्सपीरियंस से बताइएगा, जो बच्चे मेरे साथ मई में या इससे पहले जुड़े थे, वो मुझे बताएं कि जब उन्होंने तैयारी शुरू की तो उस समय उनका पीक और आज के पीक में उनके बहुत डिफरेंसेस आ रहा होगा। उस समय आपका एंथुजियाज्म, आपकी क्रिएटिविटी, आपका पीक बहुत हाई पे जा रहा होगा। जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा और एक आध फेलियर अगर कहीं आपको मिल गया तो आपकी एनर्जी सडनली बहुत डाउन होती है। ये ह्यूमन नेचर होता है। तो यहां आंदोलन शब्द का मतलब है कि मैं आपका एक बहुत बड़ा जो टाइम बर्बाद हो रहा है उसको मैं बचाऊं। आपके टाइम को ऐसी जगह यूटिलाइज होना चाहिए जो एक्चुअली आपकी रियल वीकनेस है। आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, एसे राइटिंग में दिक्कत है, एथिक्स के पेपर में आपको कमांड करनी है, आपको अपना क्वालिफाई पेपर अच्छे से करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करनी है, आपको जो है वो मान लो इकोनॉमिक्स के पेपर में प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर आपको अपनी इनहैंसमेंट करनी है। तो अगला जो आपका टाइम बचेगा उसको आप अपनी वैल्यू एडिशन और इनहैंसमेंट के लिए दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट है और हम इंफॉर्मेशन के जाल में ऐसा फंस चुके हैं कि हम उसमें से नॉलेज की तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए मैंने इस बैच का नाम एनसीईआरटी आंदोलन रखा है। लेकिन मैंने क्या कहा, गांधी की शक्ति लोगों की भागीदारी थी। और कोई नेता, बहुत से नेता हुए, लेकिन इतने बड़े व्यापक पैमाने पर भारतीयों की जरूरतों को समझते हुए, भारतीय जनमानस की जरूरतों को समझते हुए, लोगों की शक्ति को अपने साथ जोड़ते हुए, उनकी भाषा, उनके तरीकों से गांधी ने मास मूवमेंट क्रिएट किया। बहुत से नेताओं ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया, सब कुछ है, लेकिन वो सभी बहुत सक्सेसफुल रहे जिन्होंने, चाहे मार्टिन लूथर किंग रहे हों, चाहे वो नेल्सन मंडेला रहे हों, जिन्होंने लोगों की शक्ति को एक पर्पस के लिए यूज किया, उसको एक साथ जोड़ा और उसको एक महानतम लक्ष्य की तरफ लेकर चले गए। तो इसी तरह एक यहां पर हम काम शुरू कर रहे हैं कि आपका पूरा साल 1.5 साल एक भय में बीतता है, इंफॉर्मेशन को मगअप करते बीतता है, उसको नोट्स बनाने में बीतता है। क्यों ना हम उसको सप्रेस करें, उस टाइम जोन को एक तरफ लेकर जाएं, उसको टू द पॉइंट ओरिएंट करें, जो रिक्वायरमेंट वो मांग रहा है वो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर दें। बचे गए समय को, जो आपका समय बचेगा, उसको क्यों ना हम एक टू द पॉइंट चीजों पे लगाएं, अपनी वैल्यू एडिशन पे लगाएं, जो हमें नेक्स्ट लेवल पे हमसे डिमांड कर रहा है। राइट, हम प्री केवल क्वालिफाई करके वापस नहीं आ सकते। जब तक इंटरव्यू आपका क्वालिफाई नहीं हो जाता, जब तक फाइनल आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपका कभी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, वाई एनसीईआरटी। बहुत लोगों को इसमें बहुत ही बड़ा जो है वो भ्रम रहता है। एनसीईआरटी की जरूरत क्या है, या किसी भी बेसिक फंडामेंटल की जरूरत क्या है? सबसे इसका सटीक जवाब दिया खुद एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी के पहले पन्ने पर हमें बहुत कुछ जवाब दे दिया है। वो चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, चाहे आप क्लास के नोट्स पढ़ो, टीचर के साथ क्यों ना हो, लेकिन जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं वो खुद एनसीईआरटी के पेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। मैंने एक जो है वो डेमो के लिए यहां यूज कर लिया। तो ये जो है ये सब कुछ बताता है, ये सब कुछ जो है वो हमें क्लियर करता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी भी किताब को, आप डीडी बसु पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, विपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, या कोई न्यूज़पेपर ही क्यों ना पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा एक बात याद रखिएगा, योर टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका समय है। और आप चाहे एक एडिटोरियल पढ़ रहे हो, एक पेज पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक बुक पढ़ रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका टाइम ही सब कुछ है आपके लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार इस एज में हमें पता नहीं चलता कि समय, अरे ठीक है बहुत अभी टाइम है, बट हमें नहीं पता चलता इसी समय हम बर्बादी या अपने जो है निर्माण की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो आप कुछ भी पढ़िए, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ाई में आपका पर्पस नहीं पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, तो आप कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं जा पाएंगे, याद रखिएगा। और यह उद्देश्य एनसीईआरटी खुद कह रहा है कि अब आप मेरी बात को सुनो कि मुझे आपसे चाहिए क्या। वो ये कहता है कि जो
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, जो हमारा नेशनल कैरिकुलम है, जिसके आधार पर ये जो यूपीएससी जैसी संस्था वो जो अपना एग्जाम लेगी कॉमन डोमेन में, वो कहता है कि ये रूपरेखा कहती क्या है। ये कहती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को, यानी कि जो स्कूल लाइफ है, बिकॉज एनसीईआरटी इज ए स्कूल बुक, ये तो आप यूज कर रही है, स्कूल बुक है, यानी स्कूल का मतलब होता है ये हमारे जीवन के जो 6ठी से 12वीं होती है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लर्निंग फेज होता है। इसके बाद तो हम जॉब के लिए पढ़ते हैं, अगर आप ध्यान से समझोगे तो हमें ग्रेजुएशन करना है, जॉब लेनी है, आगे नौकरी करना है। लेकिन जो हमारा लर्निंग पीरियड होता है, जो हम जहां पर हम सीखते हैं, वो बेसिकली हमारा ये जो बचपन से लेकर वो 12वीं तक का जो समय होता है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो स्पेशली जो है ये टाइम हमारा लर्निंग पीरियड कहलाता है। तो ये कहता है कि जो जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का मतलब क्या हो? ये कहता है कि अप्लाइड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आप जो चीज सीख रहे हो उसको प्रयोग कैसे कर सकते हो अपने जीवन में, अपने जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, अदर एस्पेक्ट्स हैं, उनमें आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप कोई भी एक चीज पढ़ो, कोई भी एक चीज, चाहे वो एडिटोरियल ही क्यों ना पढ़ो, आप ये समझो कि इसका व्यवहारिक पक्ष क्या होगा, यानी इसके अप्लाइड पार्ट, यानी हमारे जीवन में इसको हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल डाटा को कॉपी में लिख लेना, उसको याद कर लेना, कितने करोड़ बजट आया, कितना करोड़ ये हुआ, कितनी आबादी वहां गई, भारत की कौन सी रैंक थी, ऐसे तो हम याद करते हैं इस एज में, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सवाल है कि अगर भारत की रैंक इतनी है तो इसकी रैंक के पीछे ये कारण क्या है। अगर ये बात आई है एसडीजी इंडेक्स में कि बिहार सबसे पीछे और केरल सबसे आगे है, तो आपने क्या किया, बिहार सबसे पीछे, केरल सबसे आगे लिख लिया। बट यहां पर वो कहता है ट्राई टू फाइंड आउट द एनालिसिस। अगर कोई चीज हो रही है, अभी सिखाने जा रहा हूं, अगर कोई चीज हो रही है तो बिना कारण के वो चीज कभी हो ही नहीं सकती। विदाउट रीजन इस यूनिवर्स में कुछ भी हैपन नहीं होता, जादू नहीं है। यहां हर चीज के पीछे एक लॉजिक या एक साइंस काम कर रहा होता है। अगर बिहार के पीछे पिछड़ापन है तो क्या उन कारणों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? या केरल जैसा एक छोटा राज्य अगर इतना अग्रणी है एसडीजी में, तो ऐसे कौन से कारण मौजूद हैं जिसको रिप्लिकेट करते हुए अन्य राज्य भी वही प्रगति पथ को प्राप्त कर सकते हैं? क्या वो उस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है? ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ऐसा इंहांसमेंट है, या वहां के इंटरनेशनल रीजंस, जैसे वहां के बहुत ढेर सारे लोग फॉरेन में काम करते हैं, वहां एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जो है वो सिस्टम है, वहां एक तरह से समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था, वामपंथी जिसे हम लोग लेफ्ट मूवमेंट कहते हैं, उसका बहुत ही ज्यादा एक जो है इफेक्ट है। तो क्या इसकी वजह से जो लेफ्ट है वो एक आइडियोलॉजी, जिसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं, वो क्या वहां बहुत अच्छा काम कर रही है, या कोस्टल एरिया होने की वजह से वो उसको एक बहुत ज्यादा इनहैंसमेंट मिला हुआ है, या वहां की जो एग्रीकल्चर है उसमें नगदी फसलों का बहुत ज्यादा दबाव है। मतलब देखा जाए तो चाहे वो मसाले, इसकी वजह से तो वास्को डिगामा आया था, वो काली मिर्च खोजने, मसाले खोजने, जिनकी वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा दाम है। तो उत्तर प्रदेश का किसान गेहूं बेचता है तो उसको उतनी मेहनत करने पर उतना पैसा नहीं मिलता जितना वहां के किसानों को, अगर फार्मर की बात करें, वो जो मसाले उगाते हैं, जो कि वहां की जलवायु का देन है, वहां की ज्योग्राफी का जो है देन है। बड़े ध्यान से सुनना, अभी ऊपर ऊपर से जा रहा होगा लेकिन आपको इसमें बड़ा मजा आएगा थोड़ी देर बाद। तो क्या इसके पीछे जो लॉजिक है वो वहां का एग्रीकल्चर है? भाई मैं गेहूं बेच रहा हूं, मुझे जो है वो 1 लाख रुपए मिला, वो काली मिर्च बेच रहा है जिसकी वर्ल्ड मार्केट में इतनी बड़ी डिमांड है, या जो है वो इलायची बेच रहा है जिसकी डिमांड है, उसको जो है वो कई लाख रुपए मिल रहे हैं। तो अब मेरे और उसके बीच के सेम समय काल में, सेम मौसम में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया इनकम का। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को, यानी रीजन और इफेक्ट्स के जो मैटर्स होते हैं, उनको लाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, राइट। अब जैसे ये माही है, माही ने लिखा केरल में टेरर भी तो है क्या? अब देखो यहां पर क्या होता है, अपने दिमाग, यही होता है जब आप अपने कमरों में चुपचाप बैठ के पढ़ते हो किताबों में, तो यही सब दिमाग के अंदर जो उबल रहा है वो आ जाता होगा। मैं यहां मैंने टॉपिक दिया, टॉपिक का मेन थीम था कि एसडीजी में वो आगे क्यों है। अब आगे पर हम विचार कर रहे हैं, अब इनके दिमाग में विचार आ गया कि वहां टेरर है, फलाना है, ढिकाना है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ढेर सारी, इन्होंने जो मीडिया में सुना, अगर हम यूपी बिहार में बात करें तो अपहरण और टेरर में जो ये देशी हत्याएं होती है उनकी संख्या कहीं ज्यादा है टेरर से, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। जो लूटपाट की घटनाएं, जो हत्या अपहरण होता है, इनको शायद इसके ग्राफ नहीं पता, जो महिलाओं के खिलाफ हत्या, इनके ग्राफ इनको बिल्कुल नहीं पता है। तो लेकिन अब इनका दिमाग कहीं और चला गया। यही होता है, टीचर के साथ एक ट्रेनिंग होती है कि हम किन चीजों पर विचार करें। ऐसे अगर आप हर चीज के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो सोचते सोचते आप पता नहीं कितने साल लगाओगे। यही होता है, यही चीज बहुत बढ़िया है। जो है ये माही जो है, इन्होंने बहुत अच्छा एक बात कही है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब हम एक सही डायरेक्शन में अगर नहीं हम सोच रहे होते हैं तो हमारा दिमाग भ्रमित होता है, फिर हम ढेर सारी चीजें वहां पे कैच करना शुरू कर देते हैं। और आपके दिमाग की लिमिट है, क्योंकि आपका समय लिमिटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका टाइम लिमिटेड है। एग्जाम निकल जाएगा, फिर आप पहुंचोगे, अच्छा ये अब मैं पूरा कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। और याद रखिएगा, दुनिया प्रयास नहीं परिणाम देखती है, दुनिया
प्रयास नहीं परिणाम देखती है। आपका परिणाम, फाइनल लिस्ट में आपका नाम है, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। और याद रखिएगा एक और चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने एग्जांपल लिया, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और इनका दिमाग कहां गया। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तुमने देखा है कि घोड़ा जब दौड़ता है किसी रेस में, रग्बी की रेस में, जॉकी के, तो उसके दोनों तरफ आपने देखा होगा, आंख के दोनों तरफ पट्टी बांध दी जाती है। आपने देखा होगा काले रंग की पट्टी बांध दी जाती है। या जो तेज घोड़े दौड़ते हैं, जैसे आपने कभी भी जो जॉकी की रेस या जो है जो रेस आप देख रहे होंगे घोड़ों की रेस, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि दोनों तरफ उसके ऐसे पट्टी लगी होती है। तुमने सोचा कि घोड़े की पट्टी से क्या फर्क पड़ने वाला, आंख के आसपास पट्टी क्यों बांध दी जाती है जबकि सामान्य घोड़े में नहीं बांधी जाती है। एक्चुअली में क्या होता है, जब ये जॉकी जो होता है, जहां उसको रेस तेजी से घोड़े को उसकी पूरी पावर को कॉन्सेंट्रेट करके इस्तेमाल करना होता है, तो वो क्या काम करता है, ये मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरा अगर मैसेज आप तक पहुंच जाए तो आपको आपके जीवन का दर्शन मिल जाएगा, आपको लाइफ की फिलॉसफी मिल जाएगी। तो जब जॉकी जो है घोड़े को दौड़ाता है, उसमें जो पूरी चारों रेस जीतनी होती है, हजारों लाखों दांव पे लगा होता है, तो वो क्या होता है, वो घोड़े को दोनों तरफ आंखों के आसपास पट्टी पहना देता है। उससे क्या होता है, जो हॉर्स की पावर होती है वो कंसंट्रेट हो जाती है, वो सिर्फ अपने पाथ को देखता है, वो जो लाइन होती है जिसके बीच में उसको दौड़ना है, वो पूरी शक्ति, घोड़े की शक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस घोड़े का पर्पस बदल गया। घोड़े की शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा, बस उसका पर्पस यानी उसका उद्देश्य बदल गया। अब उसका उद्देश्य उसको केवल उतना ही दिखाई पड़ रहा है जो उसकी जीत के लिए महत्वपूर्ण है, और वो दो लाइनें, मेरी इस बात को समझना, वो दो लाइनें दिखाई पड़ी और उसको संसार बाहर कौन चीयर अप कर रहा है, कौन जो है वो शोर हो रहा है, उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसको सिर्फ अपना पाथ दिखाई पड़ रहा है और वो उसी पर दौड़े जा रहा है, अपनी पूरी पावर को वो कंसंट्रेट कर देता है उसी पाथ पर। और क्या होता है कि घोड़ा अपनी जो है वो शक्ति से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत जाता है। वहीं जब घोड़ा लेथार्जिक होता है, उसको दुनिया भर की चीज दिखाई, उसको घास भी दिखाई पड़ती है, उसको शोर भी दिखाई पड़ता है, उसका दिमाग इधर उधर वॉन्डर करता है। तो आप भी उसी घोड़े की तरह हो, आपका परिवार, आपका समाज और आपके खुद के सपने दांव पे लगे हुए हैं। मेरी बात को ध्यान समझना, आपके खुद के सपने दांव पे लगे हुए हैं और ये घोड़ा कोई और नहीं, आपका दिमाग है। अब आपको ये सोचना है कि मुझे अपने दिमाग को अपने जो लक्ष्य है उस पर कंसंट्रेट करके रखना या दुनिया भर की चीजों पर मुझे अपना दिमाग लगाना है, और आप ही जो है तय करोगे कि आप कहां तक पहुंचोगे। जब आप हर तरफ वॉन्डर करोगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते हो, और आपका दिमाग अगर अपने पर्पस, अपने उद्देश्य पर फोकस होता है तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी को कई लोगों ने फोकस, डी फोकस, लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी, इन सब दुनिया भर के मोटिवेशन ने इसी पर किताब लिखी है कि आपको अपनी मानसिक शक्तियों को अपने जो है लक्ष्य पर फोकस कर देना है। अंतर आपको पता चल चुका होगा अब आज से, इसलिए एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को स्कूल की क्लास के लिए नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ मेरा एक वैचारिक संघर्ष होगा, आप चाहेंगे कि आपको संसार की हर चीज का जवाब मिल जाए, और मैं एज अ जॉकी, मैं उस घोड़े को जीत की तरफ ले जाने वाला, जिस पर दांव लगा हुआ है सब कुछ, मैं उस घोड़े को जीत, जॉकी पे नहीं घोड़े पे दांव लगाया गया और उस पर मैं दांव, इसलिए उसको जो है चाहता हूं कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो मेरे आपके बीच में एक वैचारिक संघर्ष हो, क्योंकि आप चाहेंगे कि स्कूल की इस बुक में समस्त इंफॉर्मेशन के आप मालिक बन जाएं, और मैं आपको बीटीएल पर लेकर जाऊंगा, यानी उसका जो नेक्टर है, उसका जो निचोड़ है, जो आपको चाहिए वो आपको मिले, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप टू द पॉइंट जाकर एग्जाम में क्वेश्चन भी कर सके। अब यहां पर क्या होगा, आपका दिमाग अगर वॉन्डर कर रहा है तो आप मेरे साथ एक वैचारिक संघर्ष में आ जाएंगे। सर ये छूट रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, सर वो भी तो जानना था, सर यहां पर ये हो रहा, ब्रह्मांड के उस कोने पे क्या है। आप मुझसे हर तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, आपका हक है वो पूछना, लेकिन मुझे पता है कि आपका उद्देश्य अभी यूपीएससी को क्रैक करना है, अपने सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है, आपको ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज नहीं करनी है। उसके लिए आपके पास समय है, आप यूपीएससी क्वालिफाई करके दुनिया को बता देना कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, छोड़ छाड़ के चले जाना कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड, या जाकर वहां रिसर्च करना और वहां ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करना, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मेरे साथ तुम्हें टू द पॉइंट रहना पड़ेगा। मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था और ये मैसेज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतनी इंफॉर्मेशन देखकर कुलबुलाहट होगी। याद रखिएगा, इस स्कूल की बुक को हम अपने सिविल सर्विसेज के लिए यूज करने जा रहे हैं, तो यहां पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते ही होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द, हमने यहां पर बात की सबसे पहले कि अप्लाइड नॉलेज इज द की वर्ड। बीटीएल का ये सबसे पहला नियम होता है, बिटवीन द लाइन का सबसे पहला नियम होता है कि हमें जो भी पढ़ना है उसको रट्टाफाई नहीं करना, उसको मगअप नहीं करना, हमें अप्लाई
अप्लाइड नॉलेज की तरफ लेकर जाना है। खुद एनसीईआरटी कहता है कि यह किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है। किताबी ज्ञान का मतलब होता है बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज को मतलब कहते हैं जिसको मगअप करने, किताबी कीड़ा, यानी जैसे लिखा वैसे घोट जाओ। कहता है ये खुद मैसेज दे रहा है और यूपीएससी इसको फॉलो करता है। कहता है किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत, दैट इज अ टोटली अपोजिट टू द बुकिश नॉलेज, दैट मींस वी नीड अप्लाइड नॉलेज। इसीलिए यूपीएससी जो क्वेश्चन आज की डेट में दे रहा है वो बड़े ही अलग तरह के क्वेश्चन है, अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको पैटर्न अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि यहां पर जो है ये जो हमारी पुस्तकें हैं, ये जो एनसीईआरटीज हैं, ये इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। किस तरह का बुनियादी विचार? कि आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड ट्रेट जनरेट हो। किस तरह का प्रयास कर रही है किताबें? ये किताब आपको कहां लेकर जाना चाहती? वो कहती है इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज बेस्ड ट्रेट, यानी आपके अंदर ज्ञान और आपके अंदर समझ एक विकसित होनी चाहिए। और यूपीएससी जो प्रश्न देता है वो बेसिकली आपके समझ का एग्जाम होता है, और मैं अभी आपको प्रूव करूंगा कि वो कैसे अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर प्रश्न बनाता है। और अगर आप इस ट्रेट को नहीं समझ पाते हो तो ये जो किताबें हैं ना एनसीईआरटी की, ये आपके लिए बोझ बनती चली जाएगी। और कभी भी यही होगा एक दिन कि काश मैं कभी एनसीईआरटी खत्म कर पाता। लेट्स स्टार्ट इट। आगे चलते हैं हम लोग। एनसीईआरटी आपसे चाहता क्या? वाई एनसीईआरटी? मैंने पहले बताया था ये कॉमन डोमेन एग्जामिनेशन है, तो एनसीईआरटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस केस में।